दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 5वां भाग। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए यूएनएफसीसी। दोस्तों यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये अंतर्राष्ट्रीय संधि 1992 में हुई थी। और यूएनएफसीसी का गठन रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ था, इसमें की गई थी। और यूएनएफसीसी का अन्य नाम जो है वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी क्लाइमेट जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। दोस्तों यूएनएफसीसी का जो प्रभावी तिथि है ये कब है? 21 मार्च 1994। और 50 से अधिक देशों द्वारा इसको रेक्टिफाई किया गया है। वर्तमान परिदृश्य ये है कि विश्व के लगभग 197 देशों द्वारा यूएनएफसीसी को जो है अभिपुष्ट यानी समर्थन दिया गया है। तो ये था यूएनएफसीसी के बारे में, जो कि जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण अभिसमय है। अगला दोस्तों जानते हैं पृथ्वी काल या अर्थ आवर किसे कहा जाता है। तो अर्थ आवर दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF का एक विश्वव्यापी आंदोलन है। और पृथ्वी काल या अर्थ आवर जिसको कहते हैं, ये मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटे समय है 8:30 PM से 9:30 PM के बीच बिजली के उपकरणों को बंद करके जो है अर्थ आवर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना है। अब आइए देखते हैं यूएनएफसीसी बैठक वर्ष 2015 जो पेरिस समझौता हुआ था इसके बारे में। दोस्तों पेरिस समझौता 2015 यूएनएफसीसी बैठक का जो लक्ष्य था वो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना। इसके अलावा 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि जो है वो उद्योग पूर्व स्तर पर या 2 डिग्री सेल्सियस पर लाना, और यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। इसके अलावा दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य इसमें यह घोषित किया गया कि वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की विकसित देशों द्वारा इसमें पहल की गई। और इसकी प्रभावी तिथि 4 नवंबर 2016 रही। वर्तमान में लगभग 195 देशों द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया है। हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है दोस्तों यूएनएफसीसी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूल और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करना इसका उद्देश्य है। और प्रशासन दोस्तों GCF का प्रशासन हरित जलवायु कोष बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके गठन का प्रावधान तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में कानकुन मैक्सिको में जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन, उसमें जो है हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य प्रोटोकॉल जो हैं संधियाँ उसके बारे में। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसी से संबद्ध है। और इसके धारा 12 में ये उल्लिखित है कि स्वच्छ विकास युक्ति जिसको कि CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है, इसका उल्लेख किया गया है। और क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसके अलावा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्यों में जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसको 11 दिसंबर 1997 को यूएनएफसीसी का 3रे सम्मेलन में इसको अंगीकृत किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनके उत्सर्जन को किस वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए ये एक बाध्यकारी समझौता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों कार्बन टैक्स के बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्बन टैक्स। दोस्तों कार्बन टैक्स या कार्बन कर क्या है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन
उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला कर है और इसकी विशेषता है प्रदूषण कर की विशेषता है। इसका पहला प्रस्ताव 2005 में न्यूजीलैंड द्वारा लाया गया और इसको लाने वाले या लगाने वाले अन्य देशों में स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे आदि हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक पूरक प्रोटोकॉल है जो कि जैव विविधता अभिसमय यानी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन से संबंधित है। इसकी प्रतिबद्धता जो है वो जैव विविधता की रक्षा है और इसके अंगीकरण की तिथि तो याद रखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंगीकरण की तिथि 29 जनवरी वर्ष 2000 है और लागू होने की तिथि 11 सितंबर 2003। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना। दोस्तों, भारत का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, क्लाइमेट चेंज पर जो भारत का एक्शन प्लान है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें भारत के कुल 8 मिशन शामिल हैं और जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना 2008 में प्रस्तुत की गई, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन। ये भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन हैं। ओजोन परत संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत क्षरण, तो आप जानते हैं ओजोन का निर्माण समताप मंडल में होता है और परावैंगनी विकिरण के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। इसके 2 चरण हैं। सूर्य का प्रकाश उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, यानी कि दोस्तों प्रथम चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो है ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के 2 अणु और 1 अणु मिलकर O3 यानी ऑक्सीजन, O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। और सबसे पहले ओजोन परत क्षरण की खोज 1985 में ब्रिटिश दल के टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रिटिश दल द्वारा अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। परत की मोटाई, तो ओजोन परत की मोटाई दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि मौसम के हिसाब से इसमें परिवर्तन आता रहता है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है और वर्षा ऋतु में न्यूनतम होता है। ओजोन परत का मापन या ओजोन परत की मोटाई का मापन जो है ये डाबसन यूनिट में किया जाता है। दोस्तों, इसकी अवस्थिति कहाँ होती है? तो ओजोन परत आप जानते हैं मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले परत में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 15 से 30 किलोमीटर के मध्य होता है। दोस्तों, ओजोन परत का 10% हिस्सा जो है ये क्षोभ मंडल में होता है और 90% हिस्सा समताप मंडल में। ओजोन परत के जो कार्य हैं वो आप जानते हैं कि सूर्य के परावैंगनी विकिरण को ये पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी परावैंगनी विकिरण के लिए ये छन्ने का कार्य करता है। और विनियमन, समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसका विनियमन होता है। दोस्तों, ओजोन गैस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर जो आप जानें तो निचले वायुमंडल में ओजोन एक खतरनाक प्रदूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी का जीवन रक्षा कवच है, क्योंकि ओजोन परत के रूप में सूर्य के परावैंगनी विकिरण से ये हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः किया जाता है मेफ्रान ब्रांड के नाम से, और अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तो बड़े संयंत्रों में, बड़े प्रशीतक संयंत्रों में दोस्तों अमोनिया गैस प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दोस्तों CFC जो है ये ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है और ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना मानव निर्मित यौगिक होता है। और दोस्तों CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन परत से अभिक्रिया करके ये ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन कर देती है, जिसके कारण ओजोन का क्षरण होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक रंगहीन, गंधहीन और सरलता से द्रव में परिवर्तित होने वाली गैस है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कुछ अन्य विशेषताएं ये है
कि जो CFC है वो अत्यधिक अस्थायी यौगिक है और वायुमंडल से में 80 से 100 वर्षों तक ये अस्तित्व में रहती है। दोस्तों गैसीय और द्रवीय पदार्थ में रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन संयंत्रों में शीतकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और CFC जो है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने रसायनों का एक समूह होता है। अब आइए देखते हैं ओजोन परत संरक्षण के उपाय, यानी ओजोन परत का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं, या ओजोन परत या अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, पौधों की वृद्धि में रुकावट, सनबर्न, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, पत्तियों की क्षति और आनुवांशिक दोष जैसे जो है विकार उत्पन्न होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301 इत्यादि ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पड़ता है? ध्रुवों के ऊपर। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर। और तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल या ओजोन हैलों का पता किसके द्वारा लगाया गया था? GW केंटमूर के द्वारा। अगला है दोस्तों वियना संधि का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 से। अगला है कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। दोस्तों ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या होते हैं? तो देखिए ये हमारा सूर्य है, यहाँ से परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B, जो कि त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। और परावैंगनी विकिरण के 3 प्रकार हैं, अल्ट्रावायलेट A, B और C। दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B ये त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अब आइए देखते हैं वन और वन्य जीवों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इस जो हमारा रेखा चित्र है इसको छोटा करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये इनकी स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है और इनका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो हैं ये विश्व का सबसे बड़ा बायोम है और पृथ्वी के धरातल के लगभग 8% भाग पर इसका विस्तार है और वर्ष भर ये वर्षा प्राप्त करने वाले वन होते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विषुवतीय वन पाए जाते हैं और इनमें प्रमुख वनस्पतियाँ जो हैं वो लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ होते हैं और विश्व के लगभग 80% जैव विविधता वाले वन ये होते हैं। अमेजन वर्षा वन दोस्तों, तो अमेजन वर्षा वनों का एक अन्य नाम अमेजोनिया या अमेजन वन है और ये चौड़ी पत्ती वाले नमी युक्त वन होते हैं। इनकी स्थिति जो है दक्षिण अमेरिका यानी अमेजन बेसिन में पाई जाती है। दोस्तों पर्यावरण या पारिस्थितिकी के क्षेत्र में ये पृथ्वी ग्रह के लिए फेफड़े कहे जाते हैं और पृथ्वी के 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन अमेजन वर्षा वनों से होता है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टेक्सस वृक्ष सूचीबद्ध है किस रूप में? तो ये रेड डाटा बुक में यानी जो है संकटापन्न स्थिति में है। टैक्साल नामक औषधि जो विशेषतया कैंसर के प्रति प्रभावी है वो किससे प्राप्त होती है? टेक्सस वृक्ष से। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तटों के लवणीय जल में उगने वाले वन क्या कहलाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और एक प्रश्न ये है कि सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में। और अगला प्रश्न, गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है तो ये है चोराव द्वीप। दोस्तों चोराव द्वीप गोवा का वह द्वीप है जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे दोस्तों, इसमें देखिए वनों से लाभ और वनों के उपयोग हम जान लेते हैं। वन जो हैं प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे
और इनका वर्गीकरण जो है विकास के चरण के आधार पर संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन के रूप में मिलता है। वनों द्वारा प्राप्त सेवाएं कौन सी हैं, इनको इस चार्ट के माध्यम से हम जान लेते हैं। वनों के दोस्तों कुछ जो लाभ हैं उनमें उत्पादक प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमें फल, रेजिन, एल्कलाइड, रबर और औषधियां मिलती हैं। सुरक्षात्मक क्रियाओं में ये भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, सूखा, ठंड, हवा, धूप से सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण से बचाव करते हैं। नियमनकारी प्रक्रियाओं में तापमान नियंत्रण, अवशोषण, बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन, कार्बन के जैव भू रासायनिक चक्र का नियमन करते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक लाभों में वनों के जो सांस्कृतिक लाभ हैं उनमें आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और साहित्य रचना प्रमुख है। दोस्तों वनोन्मूलन के कारण और इनके प्रभाव क्या हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए वनोन्मूलन का जो कारण है वो जो है वनोन्मूलन के कारण सबसे पहले जानते हैं। इसमें जंगल की आग, खेती योग्य भूमि का विस्तार, सड़कों का विकास, शहरीकरण का विकास, औद्योगिकरण, काष्ठीय पादपों का अंधाधुंध व्यावसायिक उपयोग, पशुओं द्वारा घास की चराई, नीति निर्माण में सतत विकास की अनदेखी आदि ये वनोन्मूलन या वनों के उन्मूलन के प्रमुख कारण हैं। और वन उन्मूलन के प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों, इससे वर्षा में कमी आती है, हिमालय में जल स्रोत सूख रहे हैं, कई जातियों के विलोपन का खतरा उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा वनोन्मूलन के कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है, मृदा का अपरदन और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ रही है, जिसके कारण मरुस्थलों का निर्माण हो रहा है। इसके कारण बाढ़ और सूखा तथा इनकी बारंबारता बढ़ गई है और वनों के कटाव से जैव विविधता को हानि होती है और क्षेत्रीय और भूमंडलीय जलवायु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वनों का वर्गीकरण किन रूपों में किया जा सकता है, तो संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि के रूप में वनों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला है दोस्तों, एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने वाले योग्य संसाधन क्या कहलाते हैं, तो ये नवीनीकरण या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला है कि अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को क्या कहा जाता है, उसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। और एक प्रश्न ये है कि पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण किसे हरी धातु की संज्ञा दी गई है, तो ये है एल्यूमिनियम। अब आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1988 वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास से संबंधित है। इसके अलावा पुनर्वनीकरण और बुद्धिमान वनों में पुनः पौधारोपण तथा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति के लिए जो है ये प्रतिबद्ध है। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन और देश की कुल भूमि के 1/3 भाग यानी 33% भाग पर वनाच्छादन जो है ये राष्ट्रीय वन नीति 1992 का उद्देश्य है। यहाँ पर आइए देखिए दोस्तों कुछ वन्य प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम। देखिए कुछ वन्य प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जंगली गधा, इसका वैज्ञानिक नाम इक्कस हेमियोनस खुर है। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस। और बारहसिंघा रूस वर्ष दुआ उसेली है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बनेट्टी और नील गाय का वैज्ञानिक नाम बोसलाफस ट्रेगोकेलेमस है। तो ये देखिए वन्य प्राणी और इनके वैज्ञानिक नाम। अब आइए देखते हैं दोस्तों वन संपदा संरक्षण से संबंधित प्रमुख भारतीय प्रयासों के बारे में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया और इसका उद्देश्य वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार से उनकी रक्षा करना और इसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण का प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उत्बंधों के अधीन होने की सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों का शिकार वर्जित है। ये वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत है। इसके अलावा दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और ये 27 सितंबर 1980 को अधिनियमित हुआ और 25 अक्टूबर 1980 से
लागू हुआ है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जिसको शार्ट में NBPGR कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 में की गई। इसका स्थान नई दिल्ली है और नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों का प्रबंधन करती है। और राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के कुल 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 10 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस चित्र में आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, इनके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची में स्थित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, दोस्तों राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी और केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितना किया गया है? 5 वर्ष। अगला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय क्या है? ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और अगला है दोस्तों कि वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक और शोध संस्थाओं, वन और वन्यजीव अधिकारियों अथवा वन्यजीव संरक्षकों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। और अगला प्रश्न है, वन और वन्यजीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा दिया गया पुरस्कार क्या है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। दोस्तों अगला है वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 1906 में इसकी स्थापना की गई और 1991 में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय मान लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेब, SABE, सेब जो है ये इसकी स्थापना जुलाई 2010 में दोस्तों भारत और नेपाल के द्वारा की गई थी सेब की स्थापना और ये मुख्य रूप से टाइगर संरक्षण पर आधारित है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। इसके प्रणेता यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं। 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल चिपको आंदोलन की आधार भूमि रही है। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ और वनों की कटाई चिपको आंदोलन का प्रमुख बिंदु रहा। सुंदरलाल बहुगुणा सहकार्यकर्ता और प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। संकटपूर्ण वन्य पर्यावास की परिभाषा किसमें समाविष्ट है? तो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 में है। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति कौन सी है? ये बैगा समुदाय है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है कब? तो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा। और राष्ट्रीय कृषि क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में कब हुई थी? 1988 में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं, तथ्यों और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने इसमें देखा। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।